आजादी की लड़ाई में नरम और गरम दल के बारे में हम जानते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के खेमे में एक महिला भी थी जिसके बारे में शायद आज की पीढ़ी को कम पता होगा। इतिहास में उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम था दुर्गावती देवी। उन्होंने एक जासूस की तरह आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज में मैं सिद्धार्थ प्रकाश आज आपको सुनाऊंगा दुर्गा भाभी की गर्व से भर देने वाली कहानी। बने रहिए इस वीडियो में। दुनिया के एक छोटे से मुल्क जापान ने रूस को हरा दिया था। 1904-5 की जंग के नतीजे से भारत के लोगों को भी यकीन हो गया था कि हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। साल था 1907 और यह दौर स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से महत्वपूर्ण था। इसी साल सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इधर संगम नगरी इलाहाबाद में एक बच्ची का जन्म हुआ। 10-11 साल की उम्र में दुर्गा देवी की शादी भगवती चरण वोहरा से हो गई। भगवती चरण वोहरा उस समय के विद्वान माने जाते थे, लेकिन दुर्गा भाभी पढ़ी लिखी नहीं थीं। वोहरा ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और वे दोनों बाद में एक ही स्कूल में पढ़े। भगवती चरण वोहरा और दुर्गा भाभी का घर राजनीतिक गतिविधियों और क्रांतिकारी विचारधारा का गढ़ बन चुका था। यहां कई तरह के क्रांतिकारी अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित होकर आते थे। घंटों बैठ के चलती थी। बहुत सी बातें गुप्त होती थीं। गांधी जी की विचारधारा से अलग क्रांतिकारियों की विचारधारा यहीं पनपी थी। आंगन में दुर्गा भाभी बच्चों को पढ़ा रही होती थी तो पीछे के कमरे में बम बनाने का प्रयोग जारी रहता था। आगे चलकर दुर्गा भाभी ने न सिर्फ बंदूक उठाई बल्कि गुप्तचर बनकर भगत सिंह के मिशन को पूरा करने में जुट गईं। तब नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह ने लिखा था। लाहौर में भगत सिंह से उनका परिचय स्कूल में हुआ था। एक बच्चे की मां दुर्गा भाभी को उनके पति भगवती चरण वोहरा ने तमंचा थमा दिया था। शायद उन्हें आगे आने वाले खतरे का आभास हो गया था। उस जमाने में क्रांतिकारी रोज मिल नहीं सकते थे। ऐसे में दुर्गा भाभी का काम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता था। तब यह सोचना भी मुश्किल था कि 20-21 साल की एक लड़की किसी तरह की जासूसी कर सकती है। वो बम का खोल ले जा रही थी, बम बनाने वाले रसायन ले जा रही थी। धीरे धीरे खुफिया मिशन में जुट गईं। टमाटर, प्याज, पालक के बीच में आलू की जगह बम लेकर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगी। कुल मिलाकर दुर्गा भाभी एक तरह से पोस्ट बॉक्स का काम करती थी। तब क्रांतिकारी किसी शहीद की मौत पर रोते नहीं थे। इसे शहीद का अपमान माना जाता था। 1928 में बंगाल, राजस्थान, यूपी और पंजाब के क्रांतिकारियों ने फिर से HRA संगठन को जिंदा किया। इस बार इसमें एस जोड़कर बना दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी, यानी HSRA। इसका उद्देश्य समाजवादी देश का निर्माण करना था। लाला लाजपत राय की मौत के बाद क्रांतिकारी गुस्से में थे। दुर्गा भाभी ने जोश भरते हुए कहा कि लाला जी पर लाठी चार्ज का आदेश जिस अंग्रेज अफसर ने दिया था उसकी मौत से ही बदला लिया जाएगा। भगत सिंह राजी हो गए। राजगुरु और सुखदेव भी बदले के लिए तैयार हो गए। उन्होंने लाला जी पर लाठी बरसाए जाने को राष्ट्र का अपमान माना। स्कॉट को मारने के लिए योजना बनी। पहचान ठीक नहीं होने के कारण स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया गया। इसके बाद भगत सिंह ने दाढ़ी हटा दी जिससे पहचाने ना जा सकें। उन्होंने हैट पहनकर अंग्रेज अफसर जैसा हुलिया बना लिया। दुर्गा भाभी ने भी स्कूल से छुट्टी ले ली। दुर्गा भाभी ने लाहौर से कलकत्ता निकलने की योजना बनाई। भगत सिंह, राजगुरु और आजाद को पुलिस की नजरों से बचाकर सेफ प्लेस पर पहुंचना था। अपने बेटे को लेकर दुर्गा भाभी भी चल पड़ी। वो भगत सिंह की पत्नी बनकर कलकत्ता के लिए निकली।
भगत सिंह और दुर्गा फर्स्ट क्लास में, राजगुरु थर्ड क्लास का टिकट ले चुके थे। राजगुरु नौकर बने थे। भगत सिंह देखने में पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित भारतीय नौजवान लग रहे थे। चंद्रशेखर आजाद एक सन्यासी के वेश में ट्रेन में चढ़ गए। अंग्रेजों को पता था कि हमलावर रेलवे या बस स्टेशन से ही भाग सकते हैं। वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था। ऐसे में लाहौर से निकलना लगभग असंभव था। इस बात की पूरी आशंका थी कि अगर पकड़े गए तो लाहौर रेलवे स्टेशन पर एनकाउंटर हो सकता है। ऐसे में बच्चे को लेकर चलना ठीक नहीं था, लेकिन दुर्गा भाभी ने कहा था कि इससे अच्छी शहादत मेरे बच्चे को और क्या मिल सकती है। भगत सिंह ओवरकोट में थे। कोट का कॉलर भी ऊंचा रखा गया था, जिससे चेहरा पूरा ना दिखे। दुर्गा भाभी ऊंची हील और एक कीमती साड़ी पहनी थी। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को शक हो गया। वो फर्स्ट क्लास के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। अंग्रेज कुछ बोलता उससे पहले दुर्गा भाभी ने अपने बच्चे को उसे थमा दिया और बोली कि क्या वो थोड़ी देर मदद करेंगे। अंग्रेज एकदम से हड़बड़ा गया और वहां से निकल गया। उसे लगा कि बच्चे के साथ कोई महिला खुफिया मिशन पर भला कैसे निकलेगी। दुर्गा भाभी कलकत्ता से कुछ दिन बाद लौट आई। इधर भगत सिंह ने दिल्ली में भरी असेंबली में बम फेंका और अरेस्ट हो गए। लाहौर में दुर्गा भाभी के घर में बम बनाने का काम तेजी पकड़ रहा था। मामले की सुनवाई के लिए भगत सिंह लाहौर की एक जेल से दूसरी जेल ले जाए जाते थे। रास्ते में बम मारकर छुड़ाए जाने की योजना बनी। बम बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन उसे टेस्ट करना जरूरी था। एक दिन दुर्गा भाभी के पति बम को टेस्ट करने के लिए चले गए। नदी के पास भगवती चरण बोहरा ने देखा कि बम का ट्रिगर ढीला है। जब सुखदेव ने कहा कि मैं टेस्ट करूंगा, तो बोहरा खुद टेस्ट करने लगे। बम फेंकते समय वो तुरंत फट गया और भगवती चरण का हाथ और पेट का हिस्सा उड़ गया। भगत सिंह को छुड़ाने से पहले ही भगवती चरण शहीद हो चुके थे। दुर्गा भाभी का बड़ा व्यक्तिगत नुकसान हुआ। 1930 के बाद फरार क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने कई भेष बदले। जब वो रावलपिंडी जाती थीं, तो सलवार कमीज पहनकर फटी दरी में बम लेकर लाहौर आती। जयपुर में वो लहंगा पहनती थीं। वो चाची बनकर भगत सिंह से मिलने जेल जाती थीं। वो पार्टी की गुप्तचर बन चुकी थीं। उनकी कोशिश थी कि जेल के अंदर भगत सिंह को पार्टी की खबर मिलती रहे और उनका हौसला बरकरार रहे। वो लगातार जेल आती जाती रहीं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। बदला लेने के लिए दुर्गा भाभी वैशंपायन बंबई चले गए। बंबई के गवर्नर को गोली मारकर इसका जवाब देना था। कार में सवार दुर्गा भाभी की टीम ने देखा कि गवर्नर हाउस में सख्त पहरा था। वहां अंग्रेज पुलिस वाले दिखे तो दुर्गा भाभी ने गोली चला दी। जल्दबाजी में दुर्गा भाभी की साड़ी का एक हिस्सा गेट में फंस कर रह गया। पुलिस को पता लगा कि लेमिंगटन रोड फायरिंग में कोई महिला शामिल है। काली साड़ी के टुकड़े की वजह से पुलिस समझ गई कि उस गोलीबारी में दुर्गा देवी का हाथ था। ब्रिटिश मीडिया में आया कि यह पहली महिला उग्रवादी का अटैक था। भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए दुर्गा भाभी महात्मा गांधी से भी मिली थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई। भगवती चरण और आजाद भी नहीं रहे। दुर्गा भाभी अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन कोई ठिकाना नहीं था। बेटे को किसी अपने को देकर दुर्गा भाभी अकेले ही निकल पड़ी। बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। 3 साल तक वो कैद में रहीं और बाद में छूट गईं। 1936 में लाहौर से गाजियाबाद, फिर लखनऊ आकर बसी। यहां उन्होंने एक स्कूल खोला। 1999 में उनका निधन हो गया। आज भी जब महिला क्रांतिकारियों का जिक्र होता है तो दुर्गा भाभी का नाम गर्व से लिया जाता है। एनबीटी ऑनलाइन की स्पाई सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।